नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटीआई विजय खिची आपका शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने 5 कक्षाएं कर ली है। अभी हम अपनी नेक्स्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमने जहां से छोड़ा था दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम जाहिर करते हुए, क्योंकि दोस्तों हमारी परीक्षा के दिन बहुत कम होते जा रहे हैं। हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करना होगा। कंपटीशन में अच्छे से फाइट करने के लिए, कंपटीशन से लड़ने के लिए हमें हमारी तैयारी को और बेहतर करना होगा। चलिए दोस्तों, कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पीछे की कक्षाएं समझ में आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने वृद्धि विकास के अंतर्गत हमने बच्चे के जन्म से लेकर जब तक बच्चा एक वयस्क हो जाता है उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले शिशुअवस्था पढ़ी, उसके बाद हमने बाल्यावस्था पढ़ी, उसके बाद किशोरावस्था पढ़ी और उसके बाद हमने युवावस्था पढ़ी। दोस्तों, फिर हमने आयु देखी। आयु को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रथम हमने देखी कालक्रमिक आयु, उसके बाद शरीर रचना आयु, फिर हमने देखी शरीर क्रियात्मक आयु, उसके बाद मानसिक आयु। दोस्तों, कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वह था शरीर का वर्गीकरण। आज यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, शरीर को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया है। शरीर की रचना को देखते हुए विद्वानों ने उनको अपने अपने नाम दिए हैं तथा उनको अलग अलग विभागों में विभाजित करने की कोशिश की है। जैसे हम सेल्डन के अनुसार देखेंगे, हिपोक्रेट्स के अनुसार देखेंगे और आगे आने वाले विद्वानों के अनुसार भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे इसमें शरीर वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक है, विद्वान है, वह सबसे पहले माना जाता है हिपोक्रेट्स। दोस्तों, हिप्पो एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शरीर पर कार्य किया तथा उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसको विभाजित करने की कोशिश की। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्डन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिपोक्रेट्स को। हिपोक्रेट्स ने मानव शरीर को 2 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ठीक है, इनको अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिए हैं तथा शारीरिक संरचना के आधार पर इनको अलग अलग बांटा है। देखिए, सबसे पहले है लंबा शरीर। दोस्तों, आपको इनका जो टर्म्स है, इंग्लिश टर्म्स भी याद रखना पड़ेगा। को हिंदी टर्म्स के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स भी याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, परीक्षा के दौरान हिंदी टर्म्स बहुत कम में आते हैं, वहीं इंग्लिश टर्म है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं शारीरिक शिक्षा में। शारीरिक शिक्षा में हिंदी भाषा के अंदर इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि यूनान और यूरोप में हुआ है। सबसे पहले विद्वान है हिपोक्रेट्स, जिनको हिप्पो के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मानव शरीर को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश की है। और पिछली विगत परीक्षाओं के अंतर्गत 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें हिप्पो पर एक सवाल आया था, एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। अगर आप विगत परीक्षाओं के PYQ का अध्ययन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि विभिन्न परीक्षाओं के दौरान हिप्पो के शारीरिक रचनात्मक वर्गीकरण को पूछा जाता है। हिप्पो ने सबसे पहले वर्गीकरण किया है मानव शरीर का, वह है लंबा शरीर। दोस्तों, आपको इनके इंग्लिश टर्म्स भी याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश में हिप्पो ने लंबा शरीर को 56 हैबिट्स कहा है। 35
स्पेसिफिक हैबिट। वहीं दूसरा वर्गीकरण इपो ने दिया है छोटा शरीर। दोस्तों जिसे हम नाटा बोलते हैं ना, नाटा का अर्थ छोटा ही होता है। कभी कभी एग्जाम में छोटा ही शरीर की जगह नाटा शरीर या बोना शरीर दिया हुआ होता है, उसका अर्थ छोटा ही होता है। इसको इपो ने नाम दिया है एपोप्लेटिक्स हैबिट। दोस्तों हिंदी के साथ साथ इनके इंग्लिश वर्जन को, इंग्लिश रूपांतरण को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कम चांस होते हैं जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन हिंदी में दे। कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ दे देता है, तब ऑप्शन को पहचानने में आसानी रहती है। अन्यथा अगर एक को दे देता है, अगर हमने पढ़ा है फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता हिप्पो ने नहीं बताई है। इनकी विशेषता हम अपने अनुसार देखें तो लंबा शरीर की क्या विशेषताएं होती है, उसको हम एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप आदि में निखार सकते हैं। वहीं जो बोना शरीर होता है उसको वेट लिफ्टिंग में, ऐसे बहुत सारी गेम हैं जिनको हम छोटे शरीर वाले व्यक्ति को या बच्चे को हम गेम में डाल सकते हैं। अगला विद्वान है शेल्डन। दोस्तों शेल्डन पर भी विगत परीक्षाओं के दौरान हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। शेल्डन ने मानव शरीर को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। दोस्तों शेल्डन ने हिंदी टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं। शेल्डन ने इनको सोमोटाइपिंग कहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया जिसे सोमेटोटाइपिंग कहा है। दोस्तों ये नाम थोड़े कठिन है, ठीक है, जिनको बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। दोस्तों ये सारे यूरोपियन वर्ड्स है, आपको इन्हीं भाषा में याद रखने पड़ेंगे। सोमेटोटाइपिंग। दोस्तों क्वेश्चन कई बार इस प्रकार आ जाता है कि किस विद्वान ने मानव शरीर को वर्गीकृत करते हुए सोमेटोटाइपिंग नाम दिया है। तब दोस्तों आपने पढ़ा होगा तभी आप पहचान कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों शेल्डन ने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया है और इसको हम एक ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पर शेल्डन ने कहा है एंडोमॉर्फी, फिर 2 नंबर पर कहा है मेजोमॉर्फिक, 3 नंबर पर कहा है एक्जोमॉर्फी। दोस्तों इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हो, ई से इजोमॉर्फिक, एम से मिजोमॉर्फिक और ई से एक्जोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, ई एम ई। सबसे पहले दोस्तों आएगा इजोमॉर्फी। दोस्तों इजोमॉर्फी में क्या होता है, शरीर मोटा, एम से मोटा शरीर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों जो इजोमॉर्फी है उसको कहा है मोटा शरीर शेल्डन ने। शेल्डन का वर्गीकरण देख रहे हैं दोस्तों, हम किसका देख रहे हैं, शेल्डन का। ई का अर्थ हो गया इजोमॉर्फिक, और इजोमॉर्फिक वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है, इसको दिमाग में रखने के लिए आप इसको बोलिए ई एम। ठीक है, एम का मतलब हो जाता है मोटा शरीर। ठीक है, और उसके बाद है मिजोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति कैसा दिखता है, हेल्दी बॉडी बिल्डर दिखता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कैसा दिखता है, हेल्दी। तो हेल्दी है तो इसको हम दर्शा देंगे एच से। ये दोस्तों किसी विद्वान ने इस प्रकार इनको बांटने के लिए नहीं कहा है, हम अपने अनुसार इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तब उसको आसानी से हल कर सकें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अगर हम इस ट्रिक से याद करते हैं तो हम किस प्रकार उस क्वेश्चन के आंसर को पकड़ सकते हैं। आगे देखिए, अगला है एक्जोमॉर्फिक। दोस्तों इनकी स्पेलिंग आपको थोड़ी गलत दिख रही होगी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शारीरिक शिक्षा की जो डॉक्टर अभिनव राठौड़ की फिलांथ्रोपियम पुस्तक है वो अपने पास रखें पढ़ते टाइम, और उसके साथ ही क्लास अटेंड करें। उसके बाद है दोस्तों
एक्जोमॉर्फिक वाला जो शरीर वाला व्यक्ति है दोस्तों, वह बहुत दुबला पतला है। ठीक है, हमने इसको कहा है पतले शरीर वाला व्यक्ति, तो हम इसको दर्शा देंगे पी से। दोस्तों इस प्रकार ये ट्रिक बनती है हमारी EME। ठीक है, EME के साथ पढ़ें MHP, EME MHP। दोस्तों अगर आप इतनी ट्रिक याद रख लेते हो तो आपका मानव शरीर का वर्गीकरण है, उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। आप पिछली कक्षाओं आप पिछले जो PYQ है उनको देखें, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का इससे कैसा ट्रेंड रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथियों मैं इस ट्रिक को आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उस पुस्तक में जो जहाँ थोड़ा पेज बचा हुआ है वहाँ पर इसको नोट भी कर लें। दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लेते हैं एक्जोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्जेसोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको एक्जोमॉर्फिक ये नाम याद रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों की जो छवि है अपने दिमाग में रखने या उसको याद करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले इनको दर्शाएंगे शेल्डन के, इसको इससे याद रखें कि शेल्डन का EME, क्या दोस्तों, शेल्डन का EME। अब हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखेंगे शेल्डन। ठीक है, शेल्डन ने कहा EME, हमने उसका उत्तर दे दिया MHP। ठीक है दोस्तों, MHP। शेल्डन ने हमें कहा EME, हमने कहा MHP। M का मतलब मोटा शरीर वाला व्यक्ति, H का मतलब हेल्दी बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति और P का मतलब पतला व्यक्ति। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है, आप मुझे पता है याद कर लोगे, इतनी इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेल्डन ने इनकी थोड़ी विशेषता भी बताई है, उस पर भी थोड़ा फोकस डाल लेते हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शेल्डन का क्वेश्चन आपको विगत परीक्षाओं के दौरान जितने भी सेशन के अंदर पेपर हुए हैं, जितने भी वर्ष के अंदर पेपर हुए हैं, जैसे 2011, 2013, 18 और 22, आप तीनों PYQ उठाकर देख लीजिए, उसमें से शेल्डन का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला है। कई बार तो हिप्पो और शेल्डन का दोनों का मिला है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मानव शरीर को संरचना के आधार पर इतने अच्छे से वर्गीकृत किया है कि यह बहुत आसान हो गया है। चलिए दोस्तों, मैंने इसको और भी अच्छे से डिफाइन करने के लिए कुछ अपनी ट्रिक नाम दिए और अपने कुछ आइडियोलॉजी के अनुसार उनको विभाजित करने की कोशिश की है या वर्गीकृत करने की कोशिश की है। दोस्तों सबसे पहले हमने शेल्डन का पढ़ा एंडोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, एंडोमॉर्फिक, दोस्तों एंडोमॉर्फिक। दोस्तों शायद मैंने एंडोमॉर्फिक को पीछे एक्जोमॉर्फिक बोल दिया दोस्तों वह बलर होने की वजह से हो सकता है मैं नाम अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ, किंतु पहले को कहते हैं बोलते हैं दोस्तों एंडोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है मोटा ताजा शरीर। ठीक है, मोटा एकदम गेंडे जैसा। ठीक है, एंडो को आप इस प्रकार याद रख सकते हो जैसे गेंडे जैसा शरीर वाला व्यक्ति। गेंडा आपने देखा होगा कैसा होता है, बहुत बड़ा, ताज़ा, मोटा, काला सांड जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसको शेल्डन ने एक वर्गीकरण और दिया दोस्तों, ये थोड़ा कठिन है, इसमें कहा है 711। ठीक है, और इसकी विशेषताएं बताई है मोटा शरीर। ठीक है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो कि मोटे व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति मोटा होगा तो वह कार्य करने में क्या ज़्यादा अग्रेसिव होगा, एक्टिव होगा? नहीं दोस्तों, वह बहुत सुस्त होगा। आगे देखिए 3 नंबर में, सामाजिक रूप से विकसित तथा आनंदित व्यक्ति।
दोस्तों आपको पता है कि जो मोटा व्यक्ति होता है वह कितना खुश मिजाज रहता है, अपने आप में खोया रहता है और आनंदित रहता है। ठीक है, जहाँ भी उसको मिले कुछ ना कुछ वह वहीं चबाने लगता है। ऐसे व्यक्ति को हम किन खेलों में डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे वह हमें बेहतर परिणाम दे। ठीक है, तो आगे दे रखा है खेलों में पावर लिफ्टिंग जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें हैवी वेट को उठाया जाता है। ठीक है, और उसको क्या करते हैं कि एक झटके से उठाना होता है, उसको बोलते हैं पावर लिफ्टिंग। हैवी वेट के अंदर होता है धीरे धीरे हैवी वेट को उठाया जाता है और उसको कुछ समय तक होल्ड कर रखा जाता है। और पावर लिफ्टिंग में क्या होता है कि एक बार झटके से उठाया और उठाने के बाद तुरंत उसको नीचे गिरा दिया जाता है। जबकि हैवी वेट में हैवी वेट को एक साथ उठाया जरूर जाता है पर उसको 2 सेकंड के लिए होल्ड किया जाता है। अगला है कुश्ती। कुश्ती में दोस्तों अलग अलग होती है, जैसे 50 kg कुश्ती, ठीक है, 70 kg, 55 kg ऐसे। अगला है थ्रोइंग वेट। ये दोस्तों जैपनीज गेम है और वही है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, एक है पावर लिफ्टिंग, एक है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में वजन को उठाया जाता है और उसको पावर से नहीं उठाया जाता बल्कि धीरे धीरे उठाया जाता है। अगला है 5वां शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे मोटे व्यक्ति दोस्तों कैसे होते हैं शांत प्रवृत्ति के, आप उसके साथ मजाक करिए या उसको थोड़ा तंग करिए, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो आराम से बैठा रहेगा, क्यों उसको पता है कि वह कुछ कर तो नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि हम शांत बैठे रहें। अगला शेल्डन का वर्गीकरण है मेसोमॉर्फिक या मिजोमॉर्फिक। इसको बोलते हैं दोस्तों 1171। ठीक है, 171 ये दोस्तों शेल्डन का कोड है, कोड वर्ड है दोस्तों। ये शेल्डन का क्या है, कोड वर्ड है। यानी उसके ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, हमने एंडोमॉर्फिक व्यक्ति को कहा था 711 और मेसोमॉर्फिक को कहते हैं 171। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आएगा कोड वर्ड में, ठीक है, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में कोड वर्ड दिए हुए होंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन भी लेकर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार भी आ सकता है। हम गहरे से गहरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप नॉर्मल हो जाओ तब भी आप क्वेश्चन को अटेंड कर सको। आगे है मिजोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक। इसमें दोस्तों मांसपेशियां बहुत हेल्दी होती है, शरीर सुडौलकाय होता है, मतलब गठीला बदन होता है। ठीक है, मांसपेशियों का विकसित रूप होता है, शक्तिशाली शरीर होता है। दोस्तों आप जब एक मूवीज़ में वेब सीरीज़ में हीरो को देखते हो तो उसका शरीर कैसा होता है, एकदम हेल्थी, बॉडी बिल्डर, तंदुरुस्त, स्वस्थ होता है। ठीक है दोस्तों, मैं मिजोमॉर्फिक को हीरो के नाम से बुलाता हूँ, याद रखने के लिए इसे हीरो बुलाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आप भी इसे हीरो बुलाओ, आप अपने दिमाग की मेमोरी के अनुसार याद रखने के लिए इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको हीरो दिया है तो मुझे अच्छे से ये याद रह पाता है। अगला है दोस्तों 3 नंबर में साहसी व्यक्ति। दोस्तों तंदुरुस्त व्यक्ति साहसी होगा ही होगा। चौथा है ये एथलेटिक्स टाइप के होते हैं। दोस्तों ये किस टाइप के होते हैं, एथलेटिक्स टाइप के व्यक्ति होते हैं। इनको हम एथलेटिक्स, जैसे जेवलिन है, जो क्या बोलते हैं गोला फेंक है, तस्तरी फेंक है, हैमर थ्रो है, इन गेमों में हम इसको डाल सकते हैं। अगला है इसकी विशेषता। दोस्तों एक हीरो की विशेषताएं क्या होती है, जब आप एक बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति देखते हो तब आप उसकी क्या विशेषताएं सोच पाते हो, वही इसमें दे रखी है। गर्दन लंबी होगी, कंधे चौड़े होते हैं, हड्डियां मजबूत होती है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, इसमें आपको कुछ रटने वाली बात है नहीं। एक बार आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ परिभाषाएं हैं रटने के लिए वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी परिभाषाएं रटनी है, और मैंने उसको की पॉइंट भी दिए हैं कि उनको किस प्रकार याद रखा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको कम से कम हार्ड वर्क करवाने की कोशिश करूंगा और स्मार्ट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अपने अंकों को उच्च स्थान दे सको।
अगला छठा है दोस्तों, ये ऊर्जावान होते हैं। दोस्तों आपको नॉर्मल सी बात है, जो हेल्दी व्यक्ति होगा वो क्या होगा, ऊर्जावान होगा, काम में विश्वास वाले तथा जोखिम लेने और शौकीन होते हैं। जैसे आपने रेड बुल की जो एडवर्टाइजमेंट देखी है, उसके दौरान क्या होते हैं, जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं वो जैसे एरोप्लेन से छलांग लगाते हैं, रेड बुल को एरोप्लेन टू एरोप्लेन में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐड आती हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हमारी रेड बुल पीने के बाद एक व्यक्ति है वो क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा, क्या उसमें मोटा व्यक्ति होता है या ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत पतला है, ऐसा लग रहा है कल ही ये जाने वाला है, ऐसा तो नहीं होता। अगला देखते हैं 3 नंबर में एक्टोमोर्फिक। एक्टोमोर्फिक को दर्शाते हैं हम दोस्तों एक एक साथ। इसकी दोस्तों मैं आपको पूरी ट्रिक दे दूंगा, एक्टोमोर्फिक को पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्टोमोर्फिक, ये दोस्तों पतला व्यक्ति होता है, दुबला व्यक्ति होता है, दुबला पतला शरीर होता है इसका, सुस्त प्राणी होता है, बिल्कुल सुस्त प्राणी। इसको बोलोगे ना जाओ बेटा ये काम कर दो, तो ऐसे उठेगा जैसे ये अभी अभी मुर्दा उठा हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुर्दा था अभी जिंदा हो गया उठा है, इस प्रकार चलेगा। निराशावादी, ये क्या है कि अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। आप देखिए दुबले पतले व्यक्ति से आपको चिंतित चिड़चिड़े ऐसे स्वभाव के मिलेंगे। वही मोटा व्यक्ति होगा वो खुश मिजाज होगा, आप उसको कुछ भी बोल दीजिएगा वो ही करके हंसने लगेगा। आगे देखिए निराशावादी व्यक्ति, ये देखिए दोस्तों चिंताग्रस्त व्यक्ति, ये सारा दिन क्या करते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं कि मैं नहीं होता तो इस धरती का क्या होता, मेरे बगैर ये पृथ्वी घूमती या नहीं घूमती, मेरी वजह से संसार चल रहा है। इनकी ऐसी ऐसी कल्पनाएं की दुनिया होती है जिनमें वो क्या करते हैं, पूरा दिन खोए रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा। ऐसी चिंताएं बहुत सारी होती हैं, वो उनमें क्या हमेशा डूबे रहते हैं और दूसरों को देखकर वो जलते रहते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ और क्यों नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर में चिड़चिड़े उत्तेजित दबाव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। चौथा है खेलों में, अगर ये व्यक्ति क्या है कि ये लंबे होते हैं, अगर हम इनको क्या करें अच्छे से ट्रेनिंग दे दें, अगर हम एक अच्छे शिक्षक, अच्छे कोच, एक अच्छे ट्रेनर है तो हम इनको एक अच्छी कोचिंग या ट्रेनिंग देकर हम इनको बास्केटबॉल के लिए तैयार कर सकते हैं। वॉलीबॉल, लंबी दूरी की दौड़ जैसे मैराथन है, हाफ मैराथन है, इन सभी के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को गेम में डाल सकते हैं और इनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। वरना ये ऐसे व्यक्ति दोस्तों आपको सुसाइड करते ही दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो हमने शेल्डन का वर्गीकरण पढ़ा उसको हम क्या करते हैं, एक बार ट्रिक की भाषा से समझ लेते हैं और उस पर किस प्रकार क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। शेल्डन के अनुसार मानव शरीर का वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों जब हम नेगेटिव एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो आपको पॉजिटिव अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ आपको नेगेटिव क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे पेचीदा, सबसे कंफ्यूज करने वाला यही क्वेश्चन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एपोप्लेटिक्स और डी में
एक्जो या एक्जोमॉर्फिक। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप उत्तर चुनने की कोशिश करिए, सही आंसर निकालिए। उम्मीद है आपने इसका आंसर सी चुना है। सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों है दोस्तों? एपोप्लेटिक्स मानव शरीर का वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने किया है दोस्तों। वहीं एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक, एक्जोमॉर्फिक ये वर्गीकरण शेल्डन ने किए हैं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको 2022 और 2018 की भर्ती में देखने को मिला था दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। कैसे पूछेगा चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकता है 1 1 7 7 1 1, ठीक है, 2 1 7, ठीक है, 1 7 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? शेल्डन के अनुसार मानव शरीर का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको 2018 की भर्ती में देखने को मिला है। आप विगत परीक्षाओं का पेपर का अध्ययन करते रहिए, आपको परीक्षा का ट्रेंड समझने में आसानी होगी। दोस्तों आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। जहाँ तक दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी। सी दोस्तों क्यों करेक्ट है? क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है शेल्डन ने 2 अंक को यूज में नहीं लिया है, उसको किसी भी जगह स्थान नहीं दिया है, इसकी जगह दिया है 1, ठीक है दोस्तों। 1 1 7 को हमने पढ़ा था एंडो, ठीक है। 7 1 1 तो 1 1 को पढ़ा था हमने एक्जो, ठीक है। और 1 7 7 को हमने पढ़ा था हेल्दी यानी मिजो, ठीक है दोस्तों। आप इसकी ट्रिक और समझ लीजिए। इसको आप अपनी बुक्स के जहाँ पर साइड में खाली जगह हैं जो तीनों चित्र दिए गए हैं उसके नीचे भी इस ट्रिक्स को लिख सकते हैं। मैं आपको अभी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उस ट्रिक्स को आप लिख लीजिए अपनी बुक में। बुक को सॉरी ट्रिक को इस प्रकार बनाएंगे। शेल्डन सबसे पहले लिखेंगे शेल्डन। शेल्डन ने कहा EME, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना दोस्तों। फिर हमने उसका आंसर दिया MHP, ठीक है। उसके नीचे एक कोड, जो कोड दिया है वो लगा लेते हैं 117, ठीक है, 17 सॉरी इसका कोड वर्ड शायद मैं भूल रहा हूँ, 171 और इसका है 711। बस इतनी चीज़ को याद रखिए, आपका शेल्डन का वर्गीकरण पूरा हो गया दोस्तों। अगर आप इस प्रकार स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों श्योर होगा। अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक्स आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी बुक में कहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम ज़ाहिर किए हुए, क्योंकि दोस्तों हमारी परीक्षा के दिन बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना होगा। और हमारा सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी पूरा करना है। अभी हमारा सेकंड पेपर चल रहा है, इसके बाद हम पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे और जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र है उनको भी हल करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहीं चलते हैं।
अगला वर्गीकरण है दोस्तों क्रेसमेर का। हमारे जो नेक्स्ट विद्वान है वो है क्रेसमेर। क्रेसमेर ने दोस्तों मानव शरीर को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड कैरेक्टर, इसको भी हम एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन और क्रेसमेर तीनों की एक ट्रिक बनाएंगे, जिसमें आपको मानव शरीर का जो पूरा वर्गीकरण है शारीरिक शिक्षा में, वो एक छोटी सी ट्रिक में या छोटी सी एक समीकरण में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर हम उस समीकरण कैसे बनाते हैं ये भी बताएंगे। इस प्रकार हम स्मार्ट स्टडी के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों। जैसा दोस्तों हमने वादा किए हैं कि हम आपसे हार्ड वर्क नहीं करवाएंगे, केवल और केवल स्मार्ट वर्क पर जोर देंगे, जिससे आपकी जो याद रखने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। चलिए, क्रेसमेर का वर्गीकरण। क्रेसमेर का शरीर का वर्गीकरण पुस्तक, इनकी पुस्तक है दोस्तों फिजिक्स एंड कैरेक्टर। इसमें क्रेसमेर ने मानव शरीर को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है दोस्तों पाइकनिक, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है एस्थेनिक, चौथा है डाइप्लास्टिक। दोस्तों जो शेल्डन ने दिया है उसी आधार पर क्रेसमेर ने दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इन्होंने एक अविकसित व्यक्ति उसको नाम दे दिया है जिसका नाम है डाइप्लास्टिक। बाकी जो शेल्डन ने अपना वर्गीकरण दिए हैं उसी आधार पर केवल और केवल नाम बदलकर वही विशेषता और वही वर्गीकरण सेम ही दिए हैं। जैसे पाइकनिक एंडोमॉर्फिक के समान, ठीक है। एथलेटिक्स मीजोमॉर्फिक के समान। एंडो मतलब इसे याद रखिए आप, गेंडो मतलब गेंडा कैसा होता है, थुल्ला, सांडा, मोटा, काला, ठीक है। और आप देखिए मोटा व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है, आप समझ जाओगे। एथलेटिक्स में हेल्दी लोग होते हैं दोस्तों, प्लेयर्स होते हैं, जिसको हम मिजोमॉर्फिक कहते हैं। एस्थेनिक एक्टोमॉर्फिक, पतला दुबला चिड़चिड़ा व्यक्ति, मैंने आपको पीछे बताया था, उसी के समान। और चौथा अविकसित व्यक्ति, डाइप्लास्टिक। दोस्तों ये अविकसित व्यक्ति कौन सा होता है, जो विकलांग होता है, ठीक है, उसको अविकसित बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, जो कस्टूम होता है ना, क्या बोलते हो आप उनको, आप अपने मन में बोल लीजिए, ठीक है। अगला है हल के अनुसार। दोस्तों हल भी एक विद्वान है, आप समझ रहे हो, ये वो हल नहीं है, ये भी एक विद्वान है। कहीं आप सोचो ये वो वाला हल है, इसको काम में ले लेते हैं, नहीं। चलिए हल के पास चलते हैं। हल ने भी शेल्डन के आधार पर एक वर्गीकरण दिया है। हल ने शरीर को 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। जैसे शेल्डन ने किया है वैसे ही, सिर्फ एक चौथा है नर्वस का अर्थ होता है दोस्तों, जो हमने डाइप्लास्टिक पढ़ा उसी के अनुसार। दोस्तों जो एंडो है उसको हल ने नाम दिया है एब्डोमिनल। क्या नाम दिया है, एब्डोमिनल। जो मिजो है उसको हल ने नाम दिया है मस्कुलर, मतलब बॉडी मस्कुलर वाला व्यक्ति। थोरेसिक मतलब पतला दुबला, ठीक है। नर्वस मतलब समझ रहे हो आप, नर्वस का अर्थ क्या होता है, जो ये अविकसित व्यक्ति होता है वही नर्वस होता है। आप सभी तो बहुत सुखी हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, जीवन का आनंद लेने के लिए पूरा जीवन है। दोस्तों एक बार इसका जो वर्गीकरण है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है शेल्डन ने कहा EME, हमने उसका जवाब दे दिया MHP, ठीक है, मोटा हेल्दी पतला व्यक्ति, ठीक है। फिर क्रेसमेर ने कहा P, ये देखिए P का मतलब यहाँ पर देखिए पाइकनिक। फिर एथलेटिक्स, ए से एथलेटिक्स, ए से एस्थेनिक, ठीक है। दोस्तों
जो ए के साथ टी लगा हुआ है ना, इसका अर्थ है एथलेटिक्स। और जो सिंपल ए है, जो ये ए है, इसका अर्थ है एस्थेनिक। और चौथा है डायप्लास्टिक, डी का अर्थ है डायप्लास्टिक। ठीक है, फिर आगे एक हम पढ़ेंगे नकृत्य का। नकृत्य ने भी अलग अलग नामों के आधार पर मानव शरीर का वर्गीकरण किया है। एक बार हम नकृत्य को भी देख लेते हैं, फिर एक विद्वान बचते हैं हमारे क्रेस्मर, और एक फिर बचेंगे जो शीन है या बीन है, इस प्रकार का विद्वान भी है। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो है शेल्डन। और सबसे पहले जो मानव शरीर को वर्गीकृत किया है, यह क्वेश्चन 2018 की वैकेंसी में आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मानव शरीर का वर्गीकरण करने का प्रयास जो किया था वह हिप्पो जी ने किया था। दोस्तों हिप्पो, समझ रहे हो ना आप? हिप्पो बोले तो हिप्पा, उसे नहीं किया है। सारी रामायण उसे नहीं शुरू की है, नहीं तो शरीर का वर्गीकरण नहीं होता। उसी के आधार पर इतने विद्वान आए, इतनों ने माथापच्ची की, तब जाके नए नए विद्वान आए, अपने अपने शब्द गढ़े, उन्हीं के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नकृत्य, इसे अच्छा ये होता है, ये कुछ नहीं करता। क्या जरूरत थी दोस्तों इसको शरीर वर्गीकरण करने की? दोस्तों जरूरत थी, वो कौन सी जरूरत थी दोस्तों? अपना नाम कमाने की। अगर ये दोस्तों शरीर का वर्गीकरण नहीं करता तो आज हम शारीरिक शिक्षा में इसको नहीं पढ़ रहे होते। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे जोखिम लिए हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। वो क्यों लिए हैं? केवल अपना नाम अमर करने के लिए। दोस्तों आज ये वैज्ञानिक तो विद्वान तो नहीं है, पर इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनके विचार हैं, इनके सिद्धांत है, इनको हम आज भी पढ़ते हैं और उतनी ही तहजीब देते हैं जितनी ये जीवित थे तब देते थे। नकृत्य ने 3 भागों में शरीर का वर्गीकरण किया है। पहले का नाम है मैक्रो स्पेलनीचिक। दोस्तों ये सारे यूनानी या यूरोपियन नाम हैं, इनको एक बार बोलने में आपको कठिनता आएगी। जब आप इनका बार बार रिवीजन करोगे तब आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मैक्रोस्पेलनीचिक, ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटा तथा भारी व्यक्ति, मतलब बोलना, मोटा व्यक्ति। और अगला है नॉर्मोस्पेलनचिक, ठीक है, शरीर का संतुलित विकास, समानुपातिक व्यक्ति, मध्यम पेशियां, शरीर संरचना वाला व्यक्ति, ठीक है। अगला है माइक्रोस्पेलनचिक, धड़ छोटा तथा लंबी भुजाएं एवं टांगे पतला छर्रा व्यक्ति। दोस्तों नकृत्य का जो वर्गीकरण है वो इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप दोस्तों इसको याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बीन के अनुसार, बीन ने भी मानव शरीर को वर्गीकृत करने की कोशिश करी है। पहला है हाइपोओंटोमॉर्फ, स्थूल गोला मोटा व्यक्ति। फिर है न्यूरोओंटोमॉर्फ, सशक्त सुडौल शक्तिशाली व्यक्ति। हम दोस्तों अपनी ट्रिक पे चलते हैं एक बार। दोस्तों शेल्डन की जो ट्रिक है वो आपको याद हो गई होगी। फिर है क्रेस्मर पी पाइकनिक, एस्थेलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लास्टिक। नकृत्य ने कहा है MNM, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? मैक्रो, नॉर्मो, माइक्रो, ऐसे याद रखिए। ये केस्टोलोचिक तक याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना काम चलाइए, बाकी इन्होंने कुछ कहा है कुछ नहीं कहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने सिर्फ सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा? परीक्षा में अंक लाने से होगा। अंक कैसे लाएं इसकी आप ट्रिक बनाइए, ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए, इस प्रकार चलिए। आपको अपना अलग से वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कर दिया बहुत है। आगे बीन ने कहा है HNH। बीन ने भी 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है हाइपो, दूसरा है न्यूरो, और तीसरा पढ़ेंगे हम हाइपर। हाइपो, न्यूरो, हाइपर, ठीक है। हल्का दुबला पतला व्यक्ति।
अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा सेकंड विंड, द्वितीयक वायु। दोस्तों ये द्वितीयक वायु क्या होती है? दोस्तों जब आप ये शब्द पहली बार समझ रहे हो, सुन रहे हो, तब आप इससे क्या समझ रहे हो? दोस्तों सेकंड विंड क्या होती है? जब हम किसी गतिविधि को स्टार्ट करते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रैक है, ठीक है। जब आप इस ट्रैक के चक्कर लगाने शुरू करते हो और धीरे धीरे आप दोस्तों चक्कर लगाने में क्या करते हो, असमर्थ हो जाते हो, मतलब आपको और अधिक चक्कर आपसे नहीं लगाए जाते, ऐसी स्थिति आ जाती है। और आप क्या करते हो, रुकते नहीं हो दोस्तों, फिर भी धीरे 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 चक्कर लगाने जारी रखते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको मतलब आपका सांस नहीं उठता है, आप हाँफते नहीं हो, आपको थकान महसूस नहीं होती है, आप और भी चक्कर लगाते जाते हो। तो दोस्तों जब इस स्थिति से आप गुजरते हो, जब आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, उसे ही सेकंड विंड कहते हैं। एक बार फिर से देखिए सेकंड विंड किसे कहते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ठीक है। इसके बाद इसके चारों तरफ आप चक्कर लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप एक चक्कर लगाते हो और आप क्या करते हो, हाँफ जाते हो और थक जाते हो, ठीक है। आप रुकते नहीं हो, आप धीरे 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 चक्कर लगाते हो दोस्तों। एक बिंदु ऐसा आता है आपको यहाँ पर थकान नहीं होती, मतलब आपकी बॉडी है वो रनिंग पे टिक जाती है। उसके बाद आपका सांस नहीं उठता है, आप धीरे धीरे 10 चक्कर और लगा सकते हो दोस्तों। जब आपके अंदर ये एनर्जी आती है ना दोस्तों, इसे ही दूसरी वायु, सेकंड विंड, द्वितीयक वायु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो सेकंड विंड होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जब आपको सेकंड विंड पैदा होती है, शुरुआत में जब आप क्या करते हो कि राउंड के ये जैसे ट्रैक है, इसके बार बार चक्कर लगाते हो और आप थक जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर सेकंड विंड बनने लगती है। सेकंड विंड रिकवर जब होती है, जब आप रनिंग चलते रहते हो और फिर क्या करते हो, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, यहाँ पर आप बहुत सारे चक्कर लगा सकते हो, ठीक है। जब आपके अंदर सेकंड विंड आती है, ठीक है, जब यहाँ पर आपके अंदर सेकंड विंड आती है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप इन लक्षणों की पहचान कर लेते हो तो उसके बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप धीरे धीरे चक्कर लगाने शुरू कर सकते हो और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जिससे आप थकोगे नहीं। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, ये थोड़ी सी पेचीदा है। मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, ये ट्रैक बन गया दोस्तों। ट्रैक होता तो ऐसा नहीं है, पर हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, रनिंग करते हो और यहाँ पर मान लीजिए आप आकर थक गए, आपके अंदर सेकंड विंड बन गई, ठीक है। अब सेकंड विंड बनती है, उसके लक्षण हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड विंड को रिकवर कैसे किया जाता है, जब आप धीरे 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 रनिंग शुरू रखते हो, ठीक है। अगर आपने पहचान ली कि मेरे अंदर यहाँ पर सेकंड विंड बन चुकी है, फिर आप धीरे धीरे रनिंग शुरू करते हो तो सेकंड विंड हट जाती है और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, आप थकते नहीं हो और आप धीरे 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 राउंड अपने जारी रख सकते हो। अगर बच्चों में इस प्रकार की स्थिति आती है कि रनिंग करते टाइम उसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उनको हम समझते हैं और आप उसको फिर किस प्रकार कर सकते हो, आप बच्चों को क्या निर्देश दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे में सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द होना, श्वास मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होना, जब आप सांस लेते हो तो आपकी छाती के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा जैसे लगता है ना, जैसे कील ठोक रहा है कोई, ऐसा दर्द होता है। फिर तीसरा क्या है, गहरी सांस, आप क्या है कि गहरी सांस लेने लगते हो, लंबी लंबी सांस लेने लगते हो। तीसरा क्या है कि तीव्र श्वसन प्रक्रिया, सांस की जो दर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद शारीरिक अंगों में संचालन में दुविधा, आपकी जैसे क्या है कि पैर भारी हो गए हैं, पैर को उठने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो चुका है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, ठीक है।
लैक्टिक एसिड वह चीज़ होती है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में एक प्रकार का एसिड बनता है जो हमारी मांसपेशियों में जकड़न पैदा करता है, जिससे हमारी मांसपेशियां कठोर होने लगती है। ठीक है, वह मांसपेशियां टूटने लगती है और हमारी मांसपेशियां क्या है कि कार्य करने में असमर्थ होने लगती है, असक्षम होने लगती है। ठीक है, वह लैक्टिक एसिड हमें कार्य करने से रोकता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड है दोस्तों, इसको हिंदी में दूधिया अम्ल कहते हैं, दूधिया अम्ल। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का आपको शब्द दिखे तो आपको घबराना नहीं है कि ये दूधिया अम्ल क्या होता है, कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। दोस्तों एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। जैसे हाल ही में एसएससी, बिहार में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें देखो सारे के सारे लगभग 15 क्वेश्चन बॉलीवुड पर दे रखे थे कि कौन सा गाना किसने गाया, किस गाने पे किसने ठुमका लगाया, किस गाने पे सबसे अच्छा डांस किया। तो दोस्तों इससे क्या साबित होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, सारा दिन रील देखता है। तो दोस्तों क्या पता हमारे भी कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए, तो आपको चारों तरफ से पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों एग्जामिनर का कुछ नहीं जाता, हमारा पूरा एक वो कहते हैं ना कालखंड चला जाता है। ये दोस्तों आपकी जो तैयारी करने की जो आयु होती है ना, ये स्वर्णिम आयु होती है, इसको गोल्डन काल बोलते हैं आपके जीवन का। मतलब आपकी आयु, मैं अभी मान रहा हूँ कि आपकी आयु अभी 18 से लेकर मोटा मोटा मान लेते हैं 19 से लेकर आप अभी 27 या 28 तक हो। दोस्तों ये प्रत्येक मानव जीवन या प्रत्येक व्यक्ति की गोल्डन आयु होती है। अगर दोस्तों यही आयु हमारी परीक्षा में चली जाती है, तैयारी करते ही चली जाती है, दोस्तों हम क्या जीवन जिएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक बार में सिलेक्शन ले लो और जो बची हुई अपनी आयु है, गोल्डन एज, जो गोल्डन एज है, इसका आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चेहरा पीला पड़ना। दोस्तों अगर बच्चा दौड़ता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, समझ जाइए उसमें सेकंड विंड के लक्षण आने लग गए हैं। 8वां, शरीर में वायु की कमी महसूस होना। दोस्तों यहाँ पे अगर लेखक यह लिखता कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, तो दोस्तों और अच्छा वाक्य बनता। तो एग्जामिनर में हो सकता है वो एग्जामिनर लेखक जल्दबाजी में हो, उसने वायु की जगह ऑक्सीजन की जगह वायु लिख दी है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन भी पढ़ सकते हो, O2। दोस्तों सेकंड विंड के लक्षण क्या क्या होते हैं? जब एक बच्चा ग्राउंड में दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसमें ये सारे लक्षण आ जाए, क्या आ जाए, ये सारे लक्षण उसमें आ जाए, तो आप समझ लीजिए बच्चा सेकंड विंड का शिकार हो चुका है। ठीक है, अब ये सेकंड विंड दोस्तों क्यों आती है, बच्चे में सेकंड विंड क्यों बनती है? मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चा दौड़ते दौड़ते अचानक से ही 1-2 राउंड के बाद थक जाता है और रुक जाता है, तो ये इसे सेकंड विंड कहते हैं। ये दोस्तों बच्चे में सेकंड विंड क्यों आती है? सेकंड विंड बनने के मुख्य कारण क्या हैं, इन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे और इनसे किस प्रकार क्वेश्चन आता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इनके कारणों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कारण है अपर्याप्त वार्मअप। अगर हम बिना वार्मअप के कोई खेल शुरू करते हैं या रनिंग शुरू करते हैं दोस्तों, सेकंड विंड बनने के पूरे चांस रहते हैं। अगला है मांसपेशियों में थकान होना। दोस्तों ऐसा है कि हमने पिछले दिन क्या है कि रनिंग की, हमने क्या लगाए, 10 राउंड लगाए, ठीक है, और 10 राउंड लगाते ही क्या करे, बैठ गई। ठीक है, बैठ गई यहाँ पर आकर और बैठ कर खड़े होकर सीधा घर चले गए और बिना गर्म पानी से मसाज किए, ठीक है, नहाए और सो गए। दूसरे दिन जब आप ग्राउंड में आओगे तब आपको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। दोस्तों अगर आप एक रियल में स्पोर्ट्स के प्लेयर हो तभी आप इन चीज़ों के महसूस कर सकते हो, वरना आप कल्पना करिए और इन्जॉय करिए। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपका दिमाग कहीं है और आप शरीर से
ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं या आपका दिमाग कहीं बाहर है और आप गेम खेल रहे हैं, तो दोस्तों या आप चिंता के शिकार है, तनाव के शिकार है, या आप पर किसी बाहरी दबाव है, तब आप में दोस्तों सेकंड विंड ज़रूर बनेगा। ठीक है। अगला है लैक्टिक अम्ल का जमाव। अगर बॉडी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण भी हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है। ठीक है ना। आगे देखो, सेकंड वायु यानी द्वितीयक वायु से पूर्व खिलाड़ी बेचैनी का अभाव महसूस करता है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है जब आपके में सेकंड विंड के लक्षण आए तो आप बेचैन हो जाओ। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अचानक गर्मी लगने लगे, ऐसा लगे कि आपको वोमिटिंग यानी उल्टी होने वाली है पर होती नहीं है, ये भी हो सकता है। सेकंड वायु की स्थिति में लैक्टिक अम्ल निःश्वसन में बाधा उत्पन्न करता है। श्वसन और निःश्वसन का, श्वसन का अर्थ होता है दोस्तों हम सांस लेते रहते हैं, और निःश्वसन का अर्थ होता है कि हमें सांस ही नहीं आता। ठीक है, और हमें क्या है कि श्वसन क्रिया करने में बाधा आती है। दोस्तों बहुत सरल लाइन है, आप अपने आप से भी समझ सकते हो। ठीक है, इनमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें समझाने वाली बात है, जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, वीडियो को दूसरा देखिए, किताब से पढ़िए। ठीक है, और आप फिर भी समझ में नहीं आती तो उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप गूगल का सदुपयोग करिए, वो आपको बहुत कुछ देगा, अन्यथा बर्बाद कर देगा। ऑक्सीजन कर्ज। दोस्तों ये ऑक्सीजन कर्ज क्या होता है? दोस्तों सुनने में से शब्द है कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता है ना, दूध का कर्ज, वैसे ही ये दोस्तों ये ऑक्सीजन का कर्ज। दोस्तों आप दूध की कर्ज जो मूवी है या आपने कभी देखी होगी, तो उससे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, और ऑक्सीजन कर्ज की जगह दूध का भी कर्ज नाम लेकर इससे समझ सकते हो। कैसे समझेंगे? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन कर्ज, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऑक्सीजन उधार लिया है? दोस्तों क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऑक्सीजन उधार लिया है या ऑक्सीजन के लिए लोन लिया है? क्या आपने ऑक्सीजन की किस्तें चुकाई है? ये वैसा ही सिस्टम है दोस्तों। भारत में तो नहीं अपितु विदेशों में शारीरिक शिक्षा पर बहुत कार्य हुआ है, बहुत काम किया हुआ है, बहुत काम हुआ है। जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इन पर भारत में बहुत ज़्यादा शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है। वैसे ही शारीरिक शिक्षा में बाहरी विदेशों में ज़्यादातर यूरोप में, यूएसए में बहुत ज़्यादा शोध रिसर्च हुई है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन कर्ज। दोस्तों ऑक्सीजन कर्ज से क्योंकि क्वेश्चन हमें परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, सॉरी, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतनी लंबे टाइम तक जब पढ़ाते हैं तो दोस्तों शब्दों में उतार चढ़ाव होने लगते हैं। दोस्तों गला सूखने लगता है, आपको भी पता है। 2-2 घंटे एक साथ बोलने से गला बैठ भी जाता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन कर्ज। दोस्तों ऑक्सीजन कर्ज का प्रतिपादन करने वाले महान विद्वान A.V. हिल थे, जिन्होंने 1922 में ऑक्सीजन कर्ज की अवधारणा दी थी। पढ़ना शुरू करते हैं। सामान्य अवस्था के उपभोग की तुलना में व्यायाम समाप्त होने के पश्चात ऑक्सीजन का उपभोग अधिक होता है। दोस्तों मैं आपको पहला मोटे मोटे बता देता हूँ कि ऑक्सीजन कर्ज किसे कहते हैं, फिर हम ये कहानी पढ़ेंगे। ये मान लेते हैं एक ट्रैक है। जब आप ट्रैक के बाहर दौड़ते हो, ठीक है, तब क्या होता है दोस्तों, आपको अपने दिमाग में सोचना है जब हम दौड़ते हैं तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है, कौन कौन सी चीज़ें सक्रिय होती है, किस अवस्था में हम दौड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना आता है,
हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। आप खुद महसूस करिए ना कि हम मान लीजिए हम ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे विचार आते हैं, थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है अब यहीं रुक जाएं। ठीक है, ये वैसी चीज़ है दोस्तों। जब हम दौड़ते दौड़ते ऐसा महसूस करने लगते हैं कि अब हम थक रहे हैं, हमें रुकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है और हम उस कम ऑक्सीजन में ही दौड़ते रहते हैं। ठीक है, दौड़ने के पश्चात जब हम रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं ना, तब हम जब हमने दौड़ की थी उस समय कम ऑक्सीजन में की थी, अब हम रिलैक्स हो रहे हैं। तब जब दौड़ रहे थे उस समय हमने जब वो कम ऑक्सीजन ली थी ना, और अब रिलैक्सिंग के टाइम में वो ऑक्सीजन हम जल्दी जल्दी लेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब हम दौड़ रहे थे, ठीक है, तब हमने ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी हो गई थी। उस कमी को उस कमी की पूर्ति हम कब करेंगे, जब हम रिलैक्स करेंगे दौड़ने के बाद, और हमें बॉडी को जब रिलैक्स करेंगे हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। यानी हमने दौड़ते टाइम जो ऑक्सीजन कम उपभोग किया था, अब रिलैक्सिंग टाइम में ज़्यादा उपभोग करेंगे। यानी वो हमारा क्या हो गया, कर्ज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वो उस कर्ज को उतार रहे हैं, उस क्षतिपूर्ति को पूर्ण कर रहे हैं जब हमने दौड़ते टाइम कम ऑक्सीजन ग्रहण किया था। ठीक है, वो हमारी बॉडी पर, हमारे फेफड़ों पर क्या हो गया, कर्ज हो गया। समझे, नहीं समझे? चलिए पहले कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इतना ही आसान होता समझना, तो दोस्तों आपको भी पता है क्या हो जाता। सामान्य अवस्था के उपभोग की तुलना में व्यायाम समाप्त होने के पश्चात ऑक्सीजन का उपभोग अधिक होता है। दोस्तों जब आप व्यायाम करते हो, ठीक है, तब ऑक्सीजन का जो खपत है, ठीक है, खर्च है, वो कम होता है। जब आप व्यायाम नहीं करते हो, रुकते हो, रिलैक्स करते हो, तब ऑक्सीजन का अधिक उपयोग करते हो। अगली लाइन है, जब एक खिलाड़ी गहन व्यायाम करता है, अधिक या बहुत ज़्यादा परिश्रमिक व्यायाम करता है, तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा नहीं मिलती और खिलाड़ी ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है। मतलब उसको ऑक्सीजन का कर्ज हो जाता है। उस कर्ज की पूर्ति वह रिलैक्सिंग करता है, क्षतिपूर्ति अवधि में प्राप्त करता है। यानी जब हम रिलैक्सिंग या क्षतिपूर्ति, यानी इसको रिलैक्सिंग कहते हैं, जो हमने पीछे क्षति की थी उसकी पूर्ति करते हैं। यानी साधारण भाषा में कहे, रिलैक्सिंग टाइम के दौरान हम उस ऑक्सीजन कर्ज की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन कर्ज कब होता है, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं। गतिविधि समाप्त करने के तुरंत पश्चात क्षतिपूर्ति के समय उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है, ऑक्सीजन कर्ज कहलाती हैं। इसको समझने के लिए गणित भी दे रखा है। चलिए इस गणित के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, क्या पता आप समझ जाओ, अदरवाइज आप समझ तो गए ही होंगे। चलिए इसको एक गणित से भी समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको और आसान तरीके से समझने में मदद मिलेगी। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सामान्य मिनट में 400 ml सॉरी, इसे ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। हाँ, इससे को क्या हो गया, सामान्य एक मिनट में जब हम खेल क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तब हम एक मिनट में 400 ml ऑक्सीजन, ठीक है, लेते हैं। इस दर के अनुसार हम सामान्य एक मिनट में 400 ml लेते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में हमने ले लिया 4000 ml। जब आप 400 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, 4000 ml, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम खेल क्रिया के पश्चात ऑक्सीजन लेते हैं
ठीक है, तब हम लेते हैं 1 मिनट में 5000 ml, सॉरी ये 10 मिनट का है, 10 मिनट में हम लेते हैं 5000 ml, समझ रहे हो ना। सामान्य दर ये है हमारी, 1 मिनट में 400 ml हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसी में अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, 10 मिनट कर दी जाए, तो हम 4000 ml ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हम खेलने के पश्चात की बात करें तो हम 10 मिनट में 5000 ml ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब हमें सामान्य स्थिति की तुलना में अगर हम खेल के पश्चात ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया देखें तो हमें 1000 ml का अंतर पाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी इसकी जो डेट है वो भी पूछ ली जाती है कि कब व किसने ऑक्सीजन कर्ज शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, विलियम हिल्स। दोस्तों विलियम हिल्स है, इनको ईवी हिल्स हम शॉर्ट में कहते हैं। ये एक जाने माने वैज्ञानिक है। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो किस विषय पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो है दोस्तों ये ऑक्सीजन कर्ज को इन्होंने परिभाषित किया था। इस उपरांत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इन्होंने कब किया था? 1922 में। ठीक है, ऐसा याद रखिए। ईवी हिल हमारा क्या है? भाई है। क्या है? हमारा भाई है। कौन? ईवी हिल हमारा भाई है। इसे याद रह जाएगा आपको, ईवी हिल 1922। दोस्तों कुछ मिलते जुलते शब्द की ट्रिक बनाइए जिससे आपका काम चल जाए। ये देखिए दोस्तों, 1922 में आर्चिबाल्ड विलियम हिल्स ने ऑक्सीजन कर्ज शब्द को परिभाषित किया था। इसी कारण इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। ऑक्सीजन मापन यंत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? रट लेना दोस्तों, अपने माथे में गाड़ लो इसको। ठीक है ना। ये कुछ मीटर हैं, जैसे ऑक्सीजन मीटर, ठीक है, ब्लड मापन यंत्र, ऐसे बहुत सारे कुछ यंत्र आएंगे। जैसे हमारी स्पीड मापन यंत्र, हमारी क्षमता मापन यंत्र, ये कुछ 5-7 यंत्र है। हमारी श्वसन दर मापन यंत्र, जो डॉक्टर कान में लगाकर हमारी धड़कनें जांचता है ना, वो यंत्र। ये 5-4 यंत्र हैं। इनको क्या क्या कहते हैं? इनके इंग्लिश में टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे स्टेथोस्कोप है, जो हमारी हृदय की धड़कनें मापने में काम आता है। बाईसाइकिल आर्गोमीटर, ये हमारे अंदर ऑक्सीजन मापने के काम आता है। ठीक है, रट लेना। ये तो 80% चांस है इससे क्वेश्चन आने की। अगर हमको पता हो ना कोई चीज़ 80% आएगी तो समझ लेना वो आएगी। ठीक है, आगे ऑक्सीजन कर्ज को एग्जेस पोस्ट एक्साइज ऑक्सीजन कंजप्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी रट लेना कि ऑक्सीजन कर्ज का फुल फॉर्म क्या है। ये ऑक्सीजन कर्ज है ना, ये तो हम हिंदी में कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसका जो रियल नाम है ना, एग्जेस पोस्ट कंसाइन ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, ये नाम है इसका। अगर इसका आप हिंदी रूपांतरण करके देख लो, एग्जेस पोस्ट एक्साइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय ऑक्सीजन की खपत या कंजप्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में EPOC। ठीक है, आप है ना अपनी बुक में ये नाम, इतनी चीज़ नोट कर लीजिए ऑक्सीजन कर्ज के आगे। ठीक है, ऑक्सीजन कर्ज, बाईसाइकिल आर्गोमीटर, EPOC ऑक्सीजन पोस्ट, फिर दूसरा क्या है इसका? एग्जेस पोस्ट ऑफ कंजप्शन 1922 एवी हिल। ठीक है, हमारा जो एवी हिल, EPOC, बाईसाइकिल आर्गोमीटर, इतनी चीज़ इसमें रटने वाली है, रट लीजिए। और बाकी तो आपको समझ आ ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार।
ठीक है। ऑक्सीजन कर्ज कब कब और किस किस के साथ होता है ये भी देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज, जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है तब हम सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं और हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति कब करते हैं हम? जब हम रिलैक्सिंग टाइम या रिलैक्सिंग जोन में जाते हैं, तब हम सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे मैंने आपको गणित बताया था, साधारण समय में मनुष्य 4000 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वही खेल क्रिया के पश्चात वह 5000 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेता है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। ये शारीरिक शिक्षा एक सामान्य विषय है। अगर आप इसको सच्ची शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ बेईमानी करोगे तो आपको दोस्तों ये पढ़ाई है ना बर्बादी की तरफ ले जाते हुए इसमें नहीं लगेगी। अगला है लैक्टिक अम्ल रहित ऑक्सीजन कर्ज। लैक्टिक अम्ल, जब आपकी बॉडी में लैक्टिक अम्ल नहीं जमा हुआ होता है और आप रनिंग करते हो तो इसी समय भी आप ऑक्सीजन कर्ज के शिकार हो जाते हो। तीसरा, ऑक्सीजन कर्ज को 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, विराम अवस्था और क्षतिपूर्ति काल के दौरान ऑक्सीजन खपत। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, क्या है, दोहरा बना लेते हैं। विराम अवस्था, ठीक है, और जब आप रिलैक्सिंग टाइम में जाते हो अर्थात खेल के पश्चात, ठीक है, खेल के पश्चात रिलैक्सिंग टाइम आप विराम अवस्था में 4000 ml लेते हो, ठीक है, और खेल के पश्चात आप 5000 ml लेते हो, ठीक है, दोनों में अंतर आ गया 1000 ml का, ठीक है। इसको आप इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक को पकड़ते हैं और रगड़ते हैं इनको ताकि परीक्षा में कहीं भाग ना जाए। अपने माथे में इस प्रकार बिठा लो दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को पहली बार ही पढ़ो, ऑप्शन देखने की आपको आवश्यकता ना हो, आप बिना ऑप्शन देखे अपने अंदर से आंसर निकाल लो और वही ऑप्शन में मिले तो उसको इतना काला कर दीजिए कि वो छूटे ना। आपको OMR मार्कशीट मिलती है जिसमें गोले काले करने होते हैं। दोस्तों एक बार देख लेना, उसके ऊपर जो निर्देश लिखे हुए होते हैं उनको भी पढ़ लेना। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे A है, B है, C है, D है, इनके आगे ऐसे काले गोले करने होते हैं, ठीक है, जो भी आपका आंसर राइट रहता है। अगर आपने B का भी कर दिया और C का भी कर दिया दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूरा गलत माना जाएगा। आप पहले निर्देश पढ़ लेना पेपर करने से पहले। और मैं तो आपको कहता हूँ आप गूगल से विगत परीक्षाओं के दौरान जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, उन पर भी निर्देश लिखे हुए होते हैं, वो भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, और उनको करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों 2 रुपये की एक OMR मार्कशीट मार्केट में मिल जाती है, ऐसी 10 मार्कशीट ले आइए और आप जो गोले काले करने का वो भी प्रयास कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपका कम से कम 5 से 10 मिनट का समय बच जाता है जब आप इस पर अभ्यास कर लेते हो OMR मार्कशीट पर। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको अंत में सिलेक्शन दिलाने में मदद करती है। आगे देखिए, लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन कर्ज सहित। व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, इसे क्षतिपूर्ति अवधि दोस्तों किसे कहते हैं? जो रिलैक्सिंग टाइम होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करने या गेम खेलने के पश्चात जब आप रिलैक्स होते हो या रुकते हो, ठीक है, तो उससे ही क्षतिपूर्ति अवधि कहते हैं। क्षतिपूर्ति अवधि में ऑक्सीजन द्वारा पायरुविक, ये क्या आ गया नए शब्द है, पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। दोस्तों ये 2 अम्ल को टूटने के बाद की जो क्रिया है उसे पायरुविक अम्ल कहते हैं, जो प्रोटीन में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। दोस्तों जब ये ऑक्सीजन के साथ आएगा, ठीक है, जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है और हम सांस लेते हैं जल्दी, तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद यह टूट जाता है, किसमें?
पायरुविक अम्ल में, ठीक है। और पायरुविक अम्ल बदलता है प्रोटीन में। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए ना, आप वहाँ पर वीडियो रोकिए और उसका टाइम नोट करिए और मुझे कमेंट करिए कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें उस पर 2 या 5 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है। दोस्तों ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज सुना होगा अपना। जब ग्लूकोज क्या है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है और पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में परिवर्तित हो जाता है। अंत में उसका प्रोटीन ही बनता है। समझ रहे हो दोस्तों? शरीर में मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति काल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मैंने अभी भी बताया था, लैक्टिक एसिड है ना, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ये टूटेगा पायरुविक अम्ल में जाएगा। पायरुविक अम्ल है वो प्रोटीन से पहले, दोस्तों प्रोटीन से पहले ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज के बाद उसका ग्लूकोलाइजेशन बनेगा, ग्लूकोलाइजेशन, उसके बाद बनेगा प्रोटीन। दोस्तों मैंने ये समीकरण आपको ज़्यादा पेचीदा ना लगे इसमें मैंने शॉर्ट में समझा दी। आपको इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखिए, लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के संपर्क में टूटता है तो अंत में प्रोटीन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल रहित ऑक्सीजन कर्ज व्यायाम के दौरान एटीपी एवं सीपी चयापचय प्रक्रिया के कारण एडीपी एवं क्रिएटिन में टूटते हैं तथा फास्फेट के अणु द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी एवं सीपी देखिए दोस्तों, एटीपी प्लस से सीपी, ये दोस्तों लाइन है, ये है चयापचय क्रिया, ठीक है। जब हमारा भोजन पचता है उस प्रक्रिया को चयापचय क्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। प्रक्रिया के कारण एडीपी एवं क्रिएटिन में टूटते हैं। यह टूटेगा दोस्तों एडीपी प्लस से क्रिएटिन, ठीक है। और इनसे जो निकलता है वो निकलता है फास्फोट, ठीक है। इन्हीं फास्फोट से हमें मिलती है ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। समझ आई समीकरण? आगे देखिए, क्षतिपूर्ति काल में एडीपी एवं फास्फोट ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करते हैं और पुनः एटीपी में संश्लेषित हो जाते हैं। जब ये ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ पे फास्फोट है, ठीक है, ऊर्जा संपर्क में आएगी ऑक्सीजन के, ठीक है, और फिर इसको मिलेंगे फास्फोट, तो ये वापस एटीपी में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार जो हमारी ऊर्जा का क्रम है वो निरंतर हमारी बॉडी में चलता रहता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रम चलता रहता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा जोर देने वाली बात नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो दोस्तों ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा। जिनको केवल अपना एग्ज़ाम में निकालना है, सिलेक्शन से ही मतलब है, वो दोस्तों इतनी समझकर अपना काम चला सकते हैं। और जिनको और अधिक इच्छा है इसको जानने की तो वो मुझे कमेंट करिए,
बताइए, मैं आपको अगली क्लास में इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। क्रियाबोध है अगला हमारा टॉपिक है, क्रियाबोध। काइनेस्टिक सेंस से काइनेस्थेटिक सेंस, ये दोस्तों क्या होता है? चलिए एक शॉर्ट नज़र में इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, जब आप किसी खेल को, ठीक है, जब आप किसी खेल को खेल रहे होते हैं, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर फुटबॉल का, ठीक है। जब आपके पास स्पीड से बॉल आती है तो आपका शरीर यानी आपका दिमाग बिना सोचे समझे, ठीक है, आपका दिमाग अपनी पैर को क्या करता है, निर्देश नहीं देता है। जब आपके पास स्पीड से बॉल आती है तो अचानक से आपका पैर उठता है और बॉल को रोक लेता है। इसमें आपके दिमाग का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत स्पीड से बॉल आती है और आपने देखा भी नहीं और आपका पैर है वो बॉल को अपने आप रोक लेता है। इसे ही काइनेटिक सेंस कहते हैं या क्रियाबोध कहते हैं। मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें चीज़ों को सेंस करने की शक्ति होती है। जैसे दोस्तों सेंसर आपने देखा होगा, जैसे ये आजकल की गाड़ियां आ रही है, स्कूटी आ रही है, इसमें क्या होता है, सेंस होता है। किसी चीज़ को टकराने से पहले ये टी 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 करने लगती है। मतलब आपको बता देती है कि पीछे कुछ है या आगे कुछ है, ठीक है। आपको वो नहीं दिख रहा है पर वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और सेंस कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, हमारी मांसपेशियों में सेंस होता है। यह क्रिया का पहले ही से ही बोध का मतलब होता है ज्ञान ले लेती है, ठीक है, और उस क्रिया को पूर्ण कर लेती है। आप सोचिए, जब आप गोल करते हो 4 डिफेंस के बीच में से, ठीक है, तब आप अपने दिमाग से सोचते हो क्या कि बॉल ऐसे जाएगी। आप शूट करते हो, ठीक है, और वो आपकी जो मांसपेशी है वही बॉल को दिशा देती है कि इस प्रकार घूम के या बनाना शेक में किक को गोल में पहुंचाना है, समझ रहे हो ना। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। क्रियाबोध, किसी कार्य का पहले से ही बोध, ज्ञान या जान हो जाना, समझ रहे हो ना। इसे सिक्स सेंस भी कहते हैं। सिक्स सेंस मतलब छठी ज्ञानेंद्री होती है ना, तुम्हारी इंद्रियां होती है, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अलग होती है। इसे सिक्स सेंस हमारी छठी इंद्री भी कहते हैं। जैसे हमारी 5 इंद्री कौन कौन सी है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। इनको इंद्रियां क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये सेंसर की भांति काम करती है। जब हमारी त्वचा को ठंडा या गर्म लगता है, या तुरंत वहाँ से हट जाती है, या हमारा हाथ हटा लिया जाता है, या हमारा पैर हटा लिया जाता है, होता है ना। हमारी आंखें चीज़ों को देखने में काम आती है, यानी उनका सेंस बताती है आगे कुछ है या नहीं। हमारे कान श्रव्य के काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं। हमारी जीभ किसी वस्तु पदार्थ का स्वाद पता करने में काम आती है। ये सेंसर की भांति कार्य कर रहे हैं ना। इंद्रियों को इंग्लिश में सेंस कहते हैं। 6 को मतलब 6, यानी 6। आगे बढ़ते हैं। यह गतिशील अवस्था में शरीर की स्थिति तथा मांसपेशियों की टोन को निर्धारित करती है। टोन को कहते हैं स्थिति, जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। जैसे आपके पास बॉल आ रही है, ठीक है, आप अपनी स्थिति बना लेते हो कि बॉल पीछे आ रही है, जैसे ऊपर से बॉल आ रही है, ठीक है। आपकी मांसपेशियाँ पहले पता लगा लेती है कि बॉल आगे आएगी या पीछे आएगी। उसी प्रकार आप अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हो, आगे कर लेते हो, पीछे कर लेते हो। अगर आप रियल में एक प्लेयर हो ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है, किंतु कल्पना मात्र ये समझ पाओगे। आगे हैं मस्तिष्क के सेरिबेलम व पैराइटल
कोर्टेक्स से संबंधित हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था मस्तिष्क के सेरिबेलम और सेरिब्रम किसे कहते हैं। हमारा जो पीछे का जो गुद्दी है हमारी, ठीक है, यहाँ पे होता है सेरिब्रम, और जो हमारे आगे की जो खोपड़ी है उसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है, वह पैराइटल कोर्टेक्स, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे एक चित्र के माध्यम से क्लास 4 या 5 में बताया था। तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसके अंदर जो वायरिंग होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पैराइटल कोर्टेक्स से संबंधित होती है, ठीक है। यह क्रिया न्यूरो मांसपेशीय कोऑर्डिनेशन सिस्टम से संचालित होती है। न्यूरो मांसपेशीय तंत्र होता है ना, जो आप जब हम जो बायो के चैप्टर में जाएंगे तब आपको वहाँ पर समझने को मिलेगा कि न्यूरो क्या होता है। न्यूरो का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो तुरंत आपको इस क्रिया का बोध हो जाता है कि यह चीज़ गर्म है, यहाँ से हमें हाथ उठा लेना चाहिए, समझे, उसे कहते हैं न्यूरो मांसपेशीय कोऑर्डिनेशन सिस्टम। आगे देखिए, काइनेस्थेटिक सेंस शरीर में पोपियोसेंस के रूप में होता है, जो मांसपेशियों तथा जोड़ों में पाया जाता है। ये पोपियो एनर्जी से जो दोस्तों जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होती है ना, उसी प्रकार कार्य करता है, ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ और हमारे जोड़ों में होता है, ठीक है। ये जब हम एक ही पैर से बार बार उस क्रिया को करने का अभ्यास करते हैं, जैसे फुटबॉल को हम दीवार से टकराते हैं और बार बार उसको मारते हैं, बॉल दीवार के टकरा कर हमारे पास आती है, हम फिर उसको मारते हैं, तो इस क्रिया में हमारी मांसपेशी है वो सीख जाती हैं, ठीक है, कि बॉल को कितना पुश करना है, ठीक है, तब हमारे पास इतनी स्पीड से बॉल आएगी। तो जो हमारा जो पोपियो है ना, ठीक है, पोपियोसेंस, वो इस मांसपेशी में विकसित हो जाता है। जैसे हमारे दिमाग में जब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से हम क्या गए, दिल्ली गए, ठीक है, तो जो दिल्ली का रास्ता है ना, जब हम बार बार आते जाते हैं तो हमें याद हो जाता है ना, वैसे ही हमारी मांसपेशियों को याद हो जाता है। इसके दो रूप है, इंटरसेप्शन और एक्सट्रासेप्शन। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाह्य सेप्शन, ठीक है, यह आंतरिक संवेदना। इंटरसेप्शन में क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां है ना, वो हमें क्या बताती है, आंतरिक रूप से भूख प्यास को महसूस कराता है भाई। एक्सट्रासेप्शन में यह बाहरी संवेदना, जलना, चोट, खिंचाव आदि को महसूस कराती है। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर यही समझ में नहीं आया ना, तो आपको इससे सरल कोई और तरीका है नहीं पढ़ाने का। दोस्तों मैंने इस पुस्तक पर कम से कम अपने 1.5 से 2 साल खपत किए और इसमें खोद कर चीज़ें निकाली है, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे अधिगम। अब हम मनोविज्ञान के टॉपिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पीछे का आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारा मनोवैज्ञानिक टॉपिक है वो पेपर फर्स्ट से भी जुड़ता है, जिसमें हम शिक्षण विधियाँ वगैरह पढ़ते हैं कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, खेल खेल में बच्चों को किस प्रकार समझाएं, ये सब चीज़ें हमारे फर्स्ट पेपर में हैं। अब सेकंड पेपर में जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ मैंने आपको बताया था, सीखना ही होता है, ठीक है। बच्चा कितने प्रकार से सीखता है, अलग अलग क्रियाओं से सीखता है। बच्चा अनुकरण से सीखता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। ये दोस्तों कुछ शब्द जो है वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं कि गहरी हिंदी जो बोलते हैं ना, कठिन प्योर हिंदी के हैं, जो हमने पहले कभी नहीं सुने, और वो हम इस मनोविज्ञान के अध्याय में सुनेंगे। उनसे आपको दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा और आप उनको याद रखें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगला है अधिगम। अधिगम टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों जैसे सीखना, ठीक है। तो सीखना दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों एक सवाल है यहाँ पर खड़ा होता है मनोविज्ञान में कि विभिन्न विद्वान मानते हैं सीखना किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं दोस्तों। जब हम एक तो सीख रहे होते हैं, ठीक है, एक ये होता है कि जब हमने सीख लिया है, ठीक है,
तो यहाँ पर विद्वानों ने अधिगम का अर्थ मानना है कि हमें पूर्णतः अधिगम हो गया है, हमने किसी चीज़ को पूरा सीख लिया है। पूरा जब हम सीख जाएंगे और वह हमारे व्यवहार में आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे आपने क्या किया कि जूडो की ट्रेनिंग ली, ठीक है, जूडो की क्या ली, ट्रेनिंग ली, ठीक है। आपने जूडो खेलना, जूडो प्लेइंग इट डू इट, आपने जूडो खेलना सीख लिया, ठीक है। जब आप जूडो के ग्राउंड में जाते हो तब आप जब सामने वाला प्लेयर आप पर मतलब अटैक जैसा कुछ करता है तो आप उसकी क्या करते हो, प्रतिक्रिया में उसको रोकते हो। जैसे बॉक्सिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे बॉक्सिंग को भी हम रख सकते हैं गेम को, ठीक है। तब क्या होता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए प्रतिक्रिया व्यवहार में लाते हो, ठीक है। तब हम उसे सीखा हुआ या सीखना मानेंगे कि अब उसे पूर्णतः अधिगम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर यही परिभाषा हम अधिगम की लेने वाले हैं शारीरिक शिक्षा में, और यही दी गई है आपके सिलेबस में, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान हमारे व्यवहार में आने लगता है तो उसे अधिगम कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। सीखने को व्यवहार में किसी भी संबंधित स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमने कोई चीज़ को सीख ली है, वह हमारे व्यवहार में आने लगी है और वह स्थायी हो गई है, ठीक है। यह अधिगम की परिभाषा बनती है, ठीक है। अधिगम की परिभाषा कैसे बनती है, हमने कोई चीज़ को सीख लिया है और वह क्या है कि हमारे व्यवहार में आने लगी है और वह हमारे जीवन में स्थायी हो गई है। अब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, मतलब हम किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं, तो उसे अधिगम कहते हैं। यही अधिगम की परिभाषा है, जो अभ्यास या अनुभव से आती है या उत्पन्न होती है। सबको पता है सीखना एक मानसिक तथा सामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, वह आए हैं, ठीक है, धरती पर जन्म लिया है, वह बहुत सारी जीवन जीने की कलाएं सीखते हैं और निकल लेते हैं, वैसे ही हम हैं, ठीक है। और सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, हम बुद्धि से सीखते हैं, ठीक है। बालक वातावरण के अनुसार जीने के लिए विभिन्न क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसा जैसा वातावरण होगा जीवन जीने के लिए बालक वैसे ही क्रियाएं सीखेगा। जैसे अगर आप जंगल में रहते हो या आदिवासी क्षेत्र से आते हो, आज भी आप वर्तमान के समाज से नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो सबसे पहले जो क्रियाएं होगी वह शिकार करना होगी। अगर आप जंगल में रहते हो तो शिकार को आप सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दोगे, ठीक है, वही कला आप सबसे पहले सीखोगे। उसमें क्या है, तीरंदाजी है या भाला फेंक कर आप किसी जीव का शिकार करते हैं, ठीक है। तथा अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो और जैसे जैसे सीखते जाते हो आप और अधिक परिपक्व होते जाते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत पत्थर पड़त निशान। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, उम्मीद आप समझ पा रहे हो। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो हम उस विषय की जड़ में चले जाते हैं, ठीक है। जड़मत होत सुजान, हमें उस जड़ की जो उस जड़ का भी ज्ञान होने लगता है। रसरी आवत जावत, ठीक है, रसरी किसे कहते हैं, रसरी कहते हैं ऋतुओं को, ऋतुएं आती जाती है, ठीक है। और पानी किसी अगर पत्थर पर टपकता है तो पत्थर पड़ते निशान, मतलब है अब हम किसी भी चीज़ यानी जैसे पानी पत्थर पर टपकता है तो पत्थर में खड्डा हो जाता है, उसी प्रकार हमें किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करके सीखते हैं दोस्तों, वो हमारे अंदर पूरी तरह संचित हो जाती हैं, हमारे अधिगम बन जाती है या वो पूर्णतः सीखना हो जाता है। सीखने परिभाषा, ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार सीखना क्या होता है इसकी परिभाषाएं दी है, अपने अपने शब्द रखे हैं, ठीक है, अपने अपने विचार दिए हैं। सीखने को, अधिगम को डिफाइन या परिभाषित करने की कोशिश की है।
एक वैज्ञानिक है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है इन महोदय ने। व्यवहार के कारण, जब हम व्यवहार करते हैं उसी के कारण ही हमारे व्यवहार में नए नए परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, उसे अधिगम कहते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने क्या किया, एक फुटबॉल के इधर मान लीजिए गोल पोस्ट है, आपने एक फुटबॉल की किक की और ये फुटबॉल क्या करी, इधर चली गई। ठीक है, आपने पहली बार क्या किया, व्यवहार किया। व्यवहार में क्या किया कि फुटबॉल को आपने किक किया और फुटबॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। ठीक है, अब दूसरी बार, ठीक है, अभ्यास करोगे। ठीक है, अभ्यास में क्या है कि व्यवहार क्या होगा, आप दूसरी बार फुटबॉल को किक करोगे, फुटबॉल इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, फिर भी बाहर चलेगी। तीसरी बार जब आप व्यवहार में फुटबॉल को किक करोगे तब ये गोल पोस्ट के अंदर चली जाएगी। तब आपको यह ज्ञान होगा, यह अनुभव होगा। ठीक है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि आपको पैर इस तरफ ज़्यादा नहीं मारना था या इस तरफ ज़्यादा नहीं मारना था, पैर आपको बिल्कुल सीधा मारना था। यही जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आए ना, इसे ही अधिगम कहते हैं। अब आप गोल में फुटबॉल को मारना पूर्णतः सीख गए हो। गिलफोर्ड ने उसे ही क्या कहा है, अधिगम। क्या कहा है मित्रों, अधिगम। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। गेट्स और उनके साथियों के अनुसार अनुभव एवं परीक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। दोस्तों, वही बात है कि मान लीजिए ये गोल पोस्ट है, ठीक है, और आप यहाँ पर है। ठीक है, आपने बॉल को किक किया, बॉल बाहर चली गई, और दूसरी बार किया, यहाँ चली गई। आपने अनुभव किया कि पैर इस तरह मारने से बॉल यहाँ जाती है। ठीक है, अब ये जो बार बार जैसे आप परीक्षण करते हो ना, बार बार आपने अभ्यास किया और अंतिम अभ्यास में क्या है कि बॉल अंदर चली गई। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने आत्मसात कर लेते हो। आत्मसात का अर्थ होता है अपने अंदर उतार लेते हो कि बॉल को कितनी पुश करने से बॉल गोल में जाएगी या किस कोने में जाएगी। ठीक है, इसी को अधिगम कहते हैं। वही बात है दोस्तों, इन परिभाषाओं में आप देखोगे कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्द अलग अलग रखे हैं ताकि एक दूसरे से मेल ना खाए और उन पर कॉपीराइट ना लगे। इससे बचने के लिए विद्वानों ने अपने अपने नए शब्द दिए हैं जिनका सार और अर्थ अंत में वही निकल जाता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन में भी कॉपीराइट लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के कहानी, लेख, शोध प्रकाशित कर देता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह एक दंडनीय अपराध है दोस्तों। ये नहीं है कि गलत काम ही सारी दंडनीय अपराध है, बहुत सारे सही काम भी दंडनीय अपराध है। अगर एक व्यक्ति किसी शोध को प्रकाशित कर रहा है या कोई मेडिसिन है, ठीक है, उसको प्रकाशित कर दिया एक व्यक्ति ने ताकि सभी लोग उस मेडिसिन का लाभ ले सकें, और इसका परिणाम क्या होगा कि सभी लोग इस मेडिसिन का उपयोग कर, उपभोग कर अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसने काम तो अच्छा किया ना। पर किंतु ये फॉर्मूला किसी और का था, ठीक है, प्रकाशित किसी और ने कर दिया। अब कोई और है, उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, यह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। उम्मीद आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और आप अच्छा सीख रहे हो। क्रो एंड क्रो के अनुसार, दोस्तों ये नाम ही ऐसा है, इस पर हंसने वाली बात नहीं है। क्रो का अर्थ यहाँ पर दोस्तों कौवा नहीं है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, ये दोस्तों दोनों हस्बैंड और वाइफ है, पति और पत्नी है, नहीं कि कौवा कौवा है। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये दोनों पति पत्नी क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने अपने घर की परिभाषा दी है। ठीक है, अपने बच्चों को देखकर आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है।
दोस्तों, जो आपकी आदत है, ठीक है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी अभिवृत्तियां हैं, इन सब को जब आप अर्जित करते हो, ठीक है, ये आपके आत्मसात हो जाती है, आप इनको अपना लेते हो और अभिवृत्तियां आपके ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान आपकी आदत, तब आप क्या करते हो कि आप उस काम को और अच्छे से कर सकते हो। जैसे दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, उम्मीद आपको समझ आएगा। देखिए, आप क्या है, एक प्लेयर है, ठीक है, और आपकी इच्छा है या आपकी रुचि है खेलना, ठीक है। अगर आपको ऐसा ऑफर दिया जाए, ये मान लो ऑफर देने वाला व्यक्ति है कि आप एक प्लेयर हो, आपकी रुचि है खेलना, ठीक है, और आपकी आदत क्या है, खेल को किस प्रकार खेला जाता है, ये भी हो सकती है। अब आपको कहा जाए कि आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, मनी प्लस में जॉब, मतलब अर्थ हुआ पीटीआई लगना, ठीक है। अगर आप एक प्लेयर हो, ठीक है, आपकी रुचि खेलना है और आपको कोई ऑफर करता है पीटीआई की जॉब जिसमें आपको पैसे आप मिलते ही, आपको पता ही है, तब आप देखो दोस्तों, आपकी रुचि है वो क्या है कि आदत में बदल जाएगी, ठीक है। यहीं पर एक दूसरा उदाहरण रखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एक साइंस का बच्चा है, उसको जॉब ऑफर की जाती है स्पोर्ट्स यानी पीटीआई की, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, ये व्यक्ति और इस व्यक्ति में से कौन अच्छा परिणाम निकाल पाएगा, कौन अच्छा बच्चों को सिखा पाएगा? उम्मीद है ये वाला, और ये वाला नहीं। क्यों नहीं दोस्तों? जब आपकी रुचि हो, आपकी आदत हो, आपको जिस काम का ज्ञान हो, उस काम की आपके अंदर अभिवृत्ति हो, वही काम आपको करने के लिए कहा जाए, तो आप अन्य व्यक्तियों के मुकाबले उस कार्य को बहुत अच्छे शार्प तरीके से कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ए स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया अधिगम है। दोस्तों, हमारे व्यवहार है वो धीरे धीरे और अच्छा होता जाता है, उत्तरोत्तर निरंतर, ठीक है, अनुकूल अच्छे की तरफ होता जाता है, ठीक है, वही अधिगम है। दोस्तों, अंत में जाकर इसका अर्थ एक ही निकलेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप बस इनके शब्दों का चयन रखिए और इनकी परिभाषाओं को की पॉइंट के साथ कुछ परिभाषाओं को याद करने की कोशिश कीजिए। और पीछे के जो PYQ है, विगत परीक्षाओं के दौरान जो पेपर आए हुए हैं, उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा कौन सा विद्वान है वो अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है, उन उसके निशान लगा लीजिए। चलिए, वुडवर्थ के अनुसार, दोस्तों वुडवर्थ को हमने कहा पढ़ा था, थोड़ा याद करिए और अपने दिमाग पर जोर दीजिए थे। और मैंने कहा था वुडवर्थ ने शारीरिक शिक्षा पर बहुत काम किया है। ये वुडवर्थ ना, जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक हमें सताता रहेगा। वुडवर्थ ने अधिगम पर परिभाषा देते हुए कहा है, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, हमने नई जो प्रतिक्रिया दी को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल है, नवीन ज्ञान है, उस पर हमने नई प्रतिक्रिया दी। जैसे आपने कोई काम को पहली बार किया, वो काम नया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल नई होगी, आप उस काम को नए तरीक़ों से करोगे। उस चीज़ों को अर्जित करना ही अधिगम है, ठीक है। फिर है E.R. हिलगार्ड के अनुसार, स्वाभाविक व्यवहार में अपने आप, स्वाभाविक का मतलब अपने आप व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील का अर्थ है निरंतर वृद्धि, पॉजिटिव सेंस में है यहाँ पर। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। आगे समझ में,
नहीं आया दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और आप जहाँ पर आपको समझ नहीं आया उस वीडियो का टाइम नोट कर कर आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये लाइन नहीं आई। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास शुरू करने से, जब हम शुरू करेंगे क्लास, उसको शुरू करने से पहले मैं आपके सवाल ले लूँगा और उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। आपका पूरा समाधान किया जाएगा। अगला है, व्यक्ति को अधिगम हेतु अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा आवश्यकता के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, रट लीजिए, याद कर लीजिए। कैसे? व्यक्ति को अधिगम हेतु, आपको सीखने के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। आप जब पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, आपको मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? मोटिवेशन आ रहा है पीटीआई की सैलरी से, कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी जिसमें मैं अपने जीवन के सारे शौक, सारे काम पूरा करूँगी। समझाए ना? ये तो मोटिवेशन है ना, ये आपकी सैलरी है। ठीक है। व्यक्ति को अधिगम हेतु अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है। आपको अधिगम पीटीए का सिलेबस पढ़ने सीखने के लिए आपको पीटीए की सैलरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। वैसे ही व्यक्ति को अधिगम हेतु अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा आवश्यकता के रूप में कार्य करती है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो आपकी आवश्यकता पीटीए बनने की नहीं होगी। समझ रहे हो? सीधी सी बात है कि कहता है ना, अधिगम जद करणो है नहीं, सीधी बागड़ी भाषा में, अधिगम में जो था ना होश ही नहीं, तो भी पहला था ना अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? बिना मोटिवेशन अपन पतो है इंसानी दिमाग की कौन करे, बिना लालच के आदमी कोई काम कौन करे। थारो लालच है वो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। ठीक है। और अधिगम में मान लो तारा पीटी को सिलेबस है, अब तारा अभिप्रेरणा होगी पीटी की सैलरी। अब सपोज करो था ना सैलरी ना दे, बोलो कि पीटी लाग जाओ और स्कूल हम जानो है, थान टाबरान पढ़ाना है के और जे मुँह देना है पीसा, तो पीटी की तैयारी करो आगे हैं। आथनों पहला काम मंगल कर देगा आगे। देखो अब देखो आगे, अभिप्रेरणा लक्ष्य, अनुक्रिया, लक्ष्य प्राप्त। ठीक है। न्यू ज्ञान। ठीक है। ये क्या है ये भी समझेंगे, ऐसा नहीं है कैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, जब हम क्या है कि स्कूल में जाएंगे तो बच्चे को अधिगम किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है। यह बात हमें समझनी होगी, इसके बगैर हम बच्चे को अधिगम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित मोटिवेट करना चाहिए। जब बच्चा ग्राउंड में आपके पास आता है तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के अंदर रुचि पैदा किस प्रकार से हो। ग्राउंड में जब बच्चा आए आपको बच्चे की रुचि खेल की बनानी है। वो कैसे बनाओगे? बच्चे को आप कुछ ऐसे संसाधन दीजिए जो खेलने के काम आते हैं, जैसे फुटबॉल दे दी। ठीक है। जैसे बच्चा फुटबॉल को लेकर ग्राउंड में घूमेगा, ठीक है, और धीरे धीरे उसकी रुचि बनेगी अन्य बच्चों को खेलता हुआ देखकर भी। ठीक है। और आपकी जो अभिप्रेरणा वह क्या रहेगी, आप उसको अभिप्रेरित कैसे करोगे, आप उसको कैसे मोटिवेशन दोगे कि आप बच्चे को मोटिवेशन देने के लिए आप ऐसे ऐसे खेलोगे। आप जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, मेसी, रोनाल्डो, इनकी फ़ोटो दिखाओगे, इनके वीडियो दिखाओगे। ठीक है। तब रुचि पैदा होगी। फिर उसे बालक के समक्ष लक्ष्य प्रस्तुत करना है। फिर आपको बताना है कि आपको बच्चे को बताना है कि बॉल को गोल में किस प्रकार हिट किया जाता है। आपका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य फुटबॉल मैच में गोल करना है।
इसके उपरांत आगे देखिए, इसके उपरांत उसे बालक को अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा आपके पास ग्राउंड में आए तो उसे बॉल दे दीजिए और उसे खुला छोड़ दीजिए। अनुक्रिया करने का अर्थ होता है कि आपके मन में जो भी आए वह बॉल के साथ आप क्रिया कीजिए, जैसे बच्चे की क्या है कि रुचि बनती है ग्राउंड में। सही अनुक्रिया के चयन हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए, और बच्चा जब अनुक्रिया करते करते थक जाए तब आपको उसको बताना है कि ये इस प्रकार करने से क्रिया सही होगी, या बॉल को किस प्रकार किक करना है, बॉल को कैसे रोकना है, बॉल को हिट कैसे करना है, बॉल को जगलिंग कैसे करनी है। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। मतलब जब बच्चा गोल कर दे और गेम जीत जाए तब क्या करना है, पुनर्बलन, उसे क्या करना है, रिलैक्सिंग टाइम देना है। ठीक है, थोड़ा उसे रिलैक्स होने देना है, पुनर्बलन करना है, और नए मैच के लिए बच्चे को फिर से तैयार करना है। अब आते हैं सीखने के प्रकार। ठीक है, सीखने के प्रकार। दोस्तों मुझे लगता है कोई पेज हमसे रह गया है। नहीं दोस्तों, नहीं रहा, मुझे ऐसे ही भ्रम पैदा हो गया था। सीखने के प्रकार। दोस्तों सीखना कितने प्रकार से हो सकता है? दोस्तों सीखना भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। बच्चा किसी को देख कर सीख सकता है, बच्चा टीवी के माध्यम से सीख सकता है, बच्चा सुनकर सीख सकता है, बच्चा इशारों में सीख सकता है। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसी विधियाँ भी पढ़ेंगे जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे को सीखने में मदद करती है। उन्हीं विधियों का हम अब जब बच्चे को ग्राउंड में ट्रेनिंग देंगे या शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करवाएंगे, उन्हीं विधियों का हम उपयोग करेंगे, और फर्स्ट पेपर में उनको हम शिक्षण विधियों के रूप में भी पढ़ेंगे। सीखने के प्रकार में पहला है उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना, अच्छा निरंतर सीखना। सरल अर्थ यह होता है इसका। ठीक है, उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना को कई बार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन या पावलोव अनुकूलन भी कहा जाता है। इसको पावलोव अनुकूलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विधि की खोज पावलोव ने की थी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने कुत्ते पर क्या किया था, एक परीक्षण किया था कि घंटी बजती है, कुत्ते की लार आती है, वह धीरे धीरे इस प्रकार का दोस्तों उसके अंदर क्या परीक्षण वह कुत्ते को देता है। अगर हम उस परीक्षण को यहीं पर समझने की प्रयास करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों पावलो नाम का एक विद्वान था, क्या नाम था उसका, पावलो। इसने क्या किया कि एक कुत्ते पर परीक्षण किया जो इसका क्या था, पालतू कुत्ता था। ठीक है, ये मान लीजिए एक डॉग है। ठीक है दोस्तों, मुझे चित्र अच्छे से नहीं बनाने आते। ठीक है, और ये मान लेते हैं एक घंटी है। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे भोजन है, इसमें भोजन रखा हुआ है। दोस्तों पावलो क्या करता, पहले क्या करता, घंटी, ये सॉरी ठीक है, पावलो क्या करता, पहले घंटी बजाता, घंटी बजाने के तुरंत बाद कुत्ते को क्या दे देता, भोजन दे देता। पहले घंटी को बजाता, घंटी बजाने के तुरंत बाद पावलो कुत्ते को भोजन दे देता था। यह प्रक्रिया पावलो ने कम से कम 20 से 25 बार दोहराई। अंत में इसका परिणाम क्या निकला कि जब भी घंटी बजती, ठीक है, तो क्या होता दोस्तों, बिना भोजन को देखे कुत्ते के मन में से लार टपकने लगती। दोस्तों साधारणतः क्या होता है कि कुत्ता जब भोजन को देखता है उसके मुख से लार आने लगती है।
अब क्या होने लगा कि घंटी की केवल और केवल आवाज़ सुनकर ही कुत्ता लार मुंह से टपकाने लगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ कि कुत्ता सीख गया कि जब घंटी की आवाज़ आएगी तब मुझे भोजन मिलेगा। समझे दोस्तों, ये था पावलोव का एक कुत्ते पर परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तेजक को अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। अब दोस्तों, उत्तेजना उत्तेजक किसे कहते हैं? दोस्तों, ये मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, ये भोजन है। दोस्तों, ये भोजन है ना, ये उत्तेजक है, ठीक है। और जो इसके कुत्ते के अंदर भोजन को देखकर पैदा होती है वो क्या है? उत्तेजना। समझ रहे हो ना? अब आप उत्तेजना और उत्तेजक में कंफ्यूज मत होना। उत्तेजना जो कुत्ते के अंदर प्रवृत्ति पैदा होती है, कुत्ते को भोजन की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, वह उत्तेजना है, ठीक है। और उत्तेजक क्या है? उत्तेजक भोजन है जो कुत्ते को अपने पास बुलाने की चेष्टा है, ठीक है। उत्तेजक भोजन हो गया, उत्तेजना जो कुत्ते के अंदर प्रवृत्ति है वह हो गई। समझ रहे हो ना? आगे देखिए। एक उत्तेजक को अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। एक जो उत्तेजक होता है ना, ठीक है, वो अनुकूलित एक अच्छा उत्तेजना कहा जाता है। उसके अंदर जो एक उत्तेजना पैदा होती है, कौन करता है ये पैदा? उत्तेजक करता है, भोजन जिसे कहते हैं हम। इसे शून्य प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तुत करने के पहले कुछ समय में इसके द्वारा कोई प्रविष्टि प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। अन्य उत्तेजक को गैर अनुकूलित उत्तेजक कहा जाता है। इन दो प्रकार की उत्तेजनाओं को उत्कृष्ट अनुकूलन में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो मनोविज्ञान है यह थोड़ा कठिन है, जब आप इसको किसी जीव पर, ठीक है, अप्लाई करोगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों, आज की कक्षा काफ़ी बड़ी हो गई है। हम इस टॉपिक को कल फिर से स्टार्ट करेंगे और एक नई कक्षा में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।